आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अब खबरनामे पर तफसील से नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU में आग लगने से 10 नौजायदा बच्चों की मौत की तस्दीक हुई है। 35 से जायद नौमौलूद बच्चों को बचा लिया गया है। वाक़े की मालूमात देते हुए झांसी के CMS सचिन मेहर ने बताया कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में 54 बच्चे दाखिल थे। अचानक आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन ज्यादातर बच्चे ऑक्सीजन के सपोर्ट पर थे और आग तेजी से फैल गई। ये वाकया शाम 5:30 बजे पेश आया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी इस मौके पर मौजूद हैं। अस्पताल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने झांसी के डिविजनल कमिश्नर और DIG को 12 घंटे के अंदर वाकये की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। जिला इंतजामिया और मुताल्लिका अफसरान जंगी पैमाने पर राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं। झांसी डिवीजन के कमिश्नर बिमल कुमार दुबे ने बताया कि वाकये के वक्त वार्ड में 54 या 55 बच्चे दाखिल थे। जख्मी बच्चे अस्पताल में जेर इलाज हैं। झांसी डिवीजन के DIG कालानिधि नेथानी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और यहीं आपको बता दें कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने झांसी वाकये पर अफसोस का इजहार किया है। एक्स पर अपने पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हादसे में कई नौजायदा बच्चों की मौत की खबर इंतहाई दिल दहला देने वाली है। ईश्वर सोगवार वालिदैन और लवाहिकीन को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अता करे। मैं जख्मी बच्चों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने झांसी मेडिकल कॉलेज में आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस लिया और मरने वाले बच्चों के सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर कहा कि झांसी जिले के मेडिकल कॉलेज के NICU में हादसे में बच्चों की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली है। प्रभु श्री राम से दुआ है कि वो मरने वालों की रूह को शांति दे और जख्मियों को जल्द सेहतयाब करे। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंचे। सूरत हाल का जायजा लिया। इस वाक़े पर गम का इजहार करते हुए नायब वजीर आला ने मामले की 3 सतही गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जो भी कसूरवार पाया गया उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिया गया है। शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर
ऐसा ऊपर की रिपोर्ट तैयार होगी और तीसरे मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। वो कारण होंगे वो आपके समक्ष हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे। झांसी मेडिकल कॉलेज आतिशज़दगी वाक़े पर उत्तर प्रदेश के चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सचिन मैहूर ने वाक़े की मुकम्मल मालूमात दी। एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए, हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकाले गए, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें फिलहाल अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने के वाक़े पर झांसी के कमिश्नर बिमल कुमार दुबे ने कहा कि बच्चों को हर मुमकिन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद के भोपाल इलाके में 22 मंजिला इमारत में जबरदस्त आग लग गई। इमारत से धुआं उठने की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस सिलसिले में फायर ऑफिसर मिथुन शास्त्री ने बताया कि आग स्किन प्लेटिनम की 8वीं मंजिल पर लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और तकरीबन 100 लोगों को बचा लिया गया है। इस दौरान एक खातून बेहोश हो गई और उसे अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 3 ममालिक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना के दौरे पर रवाना होंगे। पीएम मोदी अपने दौरे के पहले मरहले में नाइजीरिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय वजीर आजम 17 साल के बाद नाइजीरिया का कोई दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम नाइजीरिया का दौरा नाइजीरियाई सदर तेनुबू की दावत पर कर रहे हैं। कल पीएम मोदी नाइजीरिया में सदर के साथ वफ्द सतह पर 2 तरफा मीटिंग करेंगे। इसके बाद वो नाइजीरिया के दारुल हुकूमत अबूजा में भारतीय बिरादरी के लोगों से भी खिताब करेंगे और फिर ब्राजील के लिए रवाना होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 नवंबर से 22 नवंबर तक 3 ममालिक के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। पीएम मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का दौरा करने वाले हैं। वजीर आजम अपने 3 ममालिक के दौरे का आगाज अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया से कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खैर मकदमी पैगाम के साथ अबूजा की सड़कों पर बिलबोर्ड्स और एलईडी रोशन किए गए हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात 6 दहाइयों से ज्यादा पर मुहित हैं। लेकिन ये दौरा अहमियत का हामिल है क्योंकि इसके बाद ब्राजील में इस माह के आखिर में G20 सरबराह इजलास मुनक्किद होगा। हिंदुस्तान की पहल पर नाइजीरिया को पहली बार दिल्ली में G20 फोरम में मेहमान मुल्क के तौर पर मदऊ किया गया था। ये पहला मौका है नाइजीरिया के लिए G20 में बैठने के लिए, G20 का मीटिंग्स अटेंड करने के लिए। तो वो बहुत ही खुश हैं कि हमने उनको ये मौका दिया है एंड उस मौके को इस्तेमाल करते हुए इनका जो राष्ट्रपति जो पहुंचे थे पिछले साल हमारे यहाँ G20 समिट में, उस समय भी हमारा प्रधानमंत्री और इनका राष्ट्रपति के बीच में मुलाकात हुई। और ये जो दौरा है हमारा प्राइम मिनिस्टर का, ये फॉलो अप विजिट बोल सकते हैं एंड हमारा रिश्ते को और मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दौरे के दौरान वजीर आजम हिंदुस्तान और नाइजीरिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का जायजा लेंगे और साथ ही 2 तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। 2 रोजा दौरे के दौरान वजीर आजम सदारती विला में नाइजीरिया के सदर से आमने सामने की मुलाकात करेंगे। इस दौरे के दौरान तवानाई, सेहत और इख्तिसादी शराकतदारी पर कई मुआहदों की तवक्को है। During the delegation talks, there will be exchange of memorandum of understandings, about 5 of them. Some of them are still work in progress, but broadly covering areas of culture, geological survey, the digital public infrastructure, customs, traditional medicine, audiovisual cooperation. Prime Minister will interact with the Indian diaspora at the community event later that afternoon before he will move on to the Rio that evening. किसी हिंदुस्तानी वजीर आजम का 17 सालों में नाइजीरिया का ये पहला दौरा होगा।
वजीर आजम का ये दौरा नाइजीरिया के सदर की दावत पर होगा। इस दौरान वजीर आजम हिंदुस्तानी तारकीन वतन से भी खिताब करेंगे। तो दोनों देश के बीच में संबंध बहुत प्रगाढ़ है। उसी संबंध को और मजबूती देने के लिए मोदी जी आ रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री का दौरा जब भी होता है तो उसके साथ ना बहुत सारी चीजें अपने आप में सहज हो जाती हैं। आपको याद होगा कि जब G20 सम्मेलन हुआ था हमारे देश में, तो नाइजीरिया एक इम्पोर्टेंट देश के रूप में भारत में आमंत्रित किया गया था। यहाँ के राष्ट्रपति के आमंत्रण पे मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। 27 बिलियन US डॉलर्स के निवेश के साथ 200 भारतीय कंपनियां नाइजीरिया में रोजगार देने के मामले में पहले स्थान पर हैं, जबकि पहले नंबर पर है नाइजीरिया की फेडरल गवर्नमेंट। ये सड़क जो होटल हिल्टन से निकलकर प्रेसिडेंट विला तक जाती है, वो पूरी तरह से पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। ये वजीर आजम का मगरबी अफ्रीकी खित्ते का पहला दौरा है। नाइजीरिया के दौरे का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाना और दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना है। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज महाराष्ट्र के शिरडी और कोल्हापुर में अवामी जलसों से खिताब करेंगी। प्रियंका गांधी आज दोपहर 12 बजे शिरडी के दौलतबाग में जलसा आम करेंगी, जबकि कोल्हापुर के गांधी मैदान में एक और जलसा आम करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में जीत के लिए बीजेपी के बूथ कारकुनों को जीत का फॉर्मूला बताएंगे। वजीर आजम मोदी आज सुबह 11:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम के तहत बूथ कारकुनों से बातचीत करेंगे। वजीर आजम मोदी ने कहा कि बीजेपी कारकुन महाराष्ट्र के इंतखाबात में जीत को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। इस दौरान वजीर आजम मोदी पार्टी कारकुनों से बात करेंगे और उनका जोश व जज्बा बढ़ाएंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम के तहत पार्टी कारकुनों से बातचीत होगी और इस मुहिम के जरिए वजीर आजम मोदी बराह रास्त बूथ कारकुनों से बातचीत करेंगे और उन्हें महाराष्ट्र की जीत के लिए तहरीक देंगे। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में मरकजी हुकूमत की तरफ से किए गए तरक्याती कामों और रियासत में चलाई जाने वाली मुहिम के बारे में भी बात की जाएगी। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के कारकुनों से बातचीत की है। झारखंड में वोटिंग के दूसरे और आखिरी मरहले में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। ऐसे में सियासी जमातों ने पूरी कुव्वत के साथ इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज झारखंड के इंतखाबी मैदान में रैली करेंगे। अमित शाह झारखंड में असेंबली इंतखाबात की तशहीर के लिए दुमका, माधवपुर और धनौरा असेंबली हल्के में 3 रैलियां करेंगे। दुमका असेंबली से बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोरेन, माधवपुर से नारायण दास और धनौर से बीजेपी के रियासती सदर बाबूलाल मरांडी उम्मीदवार हैं। काबिल जिक्र है कि झारखंड में दूसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग 20 नवंबर को होनी है, जिसका नतीजा 23 नवंबर को आएगा। झारखंड के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। झारखंड में इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी संभालते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज जलसा-ए-आम करेंगे। खड़गे कांग्रेस उम्मीदवार और वजीर डॉक्टर इरफान अंसारी की हिमायत में जामताड़ा में जलसा-ए-आम करेंगे। खड़गे की दूसरी रैली रांची जिले के और मांझी में है, जिसमें वो खुजरी असेंबली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राजेश कचाप के लिए मुहिम चलाएंगे। झारखंड में जारी असेंबली इंतखाबात पर बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया का कहना है कि कांग्रेस और जेएमएम कबायलियों के हुकूक के दरअंदाजों को देना चाहते हैं, लेकिन एनडीए की हुकूमत आने के बाद दर्ज फहरिस्त कबाइल के लोगों को उनकी जमीन वापस दी जाएगी। उन्होंने झारखंड में 2/3 अक्सरियत के साथ एनडीए ने हुकूमत बनाने का दावा भी किया। हमारे नुमाइंदे अजीत द्विवेदी ने गौरव भाटिया से बातचीत की। झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान है। गौरव भाटिया बीजेपी प्रवक्ता झारखंड में है। क्या लगता है आपको, पहले चरण में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, किस तरह दिखते हैं? देखिए, मतदान के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है और ये झारखंड की जनता कह रही है, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आएगी, 2/3 बहुमत से आएगी। जिस तरीके से रोटी बेटी और माटी का मुद्दा आपने झारखंड में लेके आई बीजेपी,
आपको लगता है जनता तक वो मुद्दा पहुंच पाया, जनता को समझा पाए? जो बात भारतीय जनता पार्टी माटी बेटी और रोटी की कह रही है वो जनता के दिलों में है और एक छाप छोड़ गई है कि झारखंड की अस्मिता के लिए अगर कोई खड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है। आपको लगता है डेमोग्राफी चेंज का बड़ा मुद्दा इस बार रहा? इस बार चुनाव में कांग्रेस कहती है कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, जेएमएम कहती है ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी सिर्फ इस तरह से हवा बना रही है। देखिए, जैसा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा, चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और जो जमीन कब्जाई है, हमारे जो अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हैं, जो झारखंड के निवासी हैं, वो उनको वापस मिलेगी। और जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तमाम ऐसे ठोस कदम उठाए गए हैं कि घुसपैठिए अंदर नहीं आ पा रहे और इसीलिए आज घुसपैठियों का समर्थन कोई कर रहा है तो वो जेएमएम और कांग्रेस है और उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। धन्यवाद। चुप्पी बहुत कुछ कहती है, ये कहना है गौरव भाटिया का, जो कहना है कि डेमोग्राफी चेंज एक बड़ा मुद्दा है। घुसपैठी जिस तरीके से झारखंड में पूरी डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण जो है जेएमएम और कांग्रेस कर रही है, वो एक बड़ा मुद्दा है और जो झारखंड की जनता है, जो आदिवासी समाज है, उसके हक का बंटवारा नहीं होने दिया जाएगा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, बोकारो, झारखंड। और दिल्ली में फिजाई आलूदगी के संगीन जुमरे में पहुंचने के बाद ग्रैब 3 के तहत कौमी राजधानी के इलाके में कई पाबंदियां नाफिज की गई हैं। ट्रैफिक कम करने के मकसद से दिल्ली में तमाम सरकारी दफातर के औकात में भी तब्दीली की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के तमाम सरकारी दफातर के औकात अब बदल गए हैं क्योंकि फिजाई आलूदगी से औकात की में तब्दीली आई है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। मरकजी हुकूमत के दफातर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलेंगे और दिल्ली के सरकारी दफातर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली में हवा का मयार बदस्तूर संगीन जुमरे में करार पाया गया है, जिसकी वजह से आम लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह तकरीबन 6 बजे दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 रिकॉर्ड के करीब दर्ज किया गया। सबसे ज़्यादा AQI नरेला में 449 दर्ज किया गया। वहीं जहांगीरपुरी में AQI 445 के साथ और दूसरे मकाम पर रहा। इसके अलावा द्वारका सेक्टर 8 में AQI 418, मुंडका में 424, दिलशाद गार्डन में 406 और पटपड़गंज में 427 और पंजाबी बाग में 425 दर्ज किया गया। दूसरी जानिब दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी के पेश नज़र दिल्ली प्रोग्राम सरहद पर बड़ी गाड़ियों के दिल्ली में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। काबिल जिक्र है कि सांस लेने के लिए अच्छी हवा का मयार यानी AQI 50 होना चाहिए, जो दिल्ली में खराब हवा की वजह से 400 से भी तजावुज कर गया है। तो आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं जिसे ज्यादातर अखबारात ने अपनी 6 सुर्खियों में जगह दी है। अगर हम अखबार की बात करें तो ज़्यादातर अखबारात ने जिसे सफ़े अव्वल पर जगह दी है। आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा की 502वीं यौम पैदाइश पर आपको बता दें कि बहुत खूबसूरत एक कबायली फ़ख्र डे कल मनाया गया। जिन्हें कोई नहीं पूछता उन्हें पूछता है मोदी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान है। और वज़ीर आज़म का मुल्क की साबिक़ा हुकूमतों पर कबायली लोगों को नज़रअंदाज करने का भी कल उन्होंने अपने बयान में ये इल्ज़ाम लगाया है। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। अब सराय काले खां का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम अब बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा था कि आज कबायली यौम वक़ार के मौके पर नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा जी के मुजस्समे की रुनुमाई की। इस मौके पर मोदी हुकूमत के जरिए सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक करने का फैसला ले लिया गया है।
और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। ये सुर्खी भी काफ़ी अहम हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में IQ बहुत ख़राब है और शदीद धुंध के बाई सूरत हाल अबतर, सफ़र में बहुत दुश्वारी और मुतादिद ट्रेनें और परवाज़ें भी मुतासिर बताई जा रही हैं। और आइए इसके साथ ही अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। ईरान कल्चर हाउस और अंजुमन खत्तातान हिंद के इश्तराक से खत्ताती नुमाइश और वर्कशॉप लगाई गई है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ईरान कल्चर हाउस दिल्ली और अंजुमन खत्तातान हिंद के बाहमी इश्तराक से नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें ईरान से कई ख़ास मेहमानान बुलाए गए और सभी ने इस खत्ताती को देखकर बेहद इस नुमाइश को पसंद किया। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। झारखंड डे कल मनाया गया। झारखंड डे पर भारत मंडपम का में जो एम्फी थिएटर है वो काफ़ी गुलजार रहा और लोगों ने काफ़ी इसका लुत्फ उठाया। तकरीब में देखने को मिली रियासत की रिवायत और सखावत की झलक, यानी जो झारखंड की अपनी तहजीब है, अपनी रिवायत है, उसकी एक खूबसूरत झलक कल भारत मंडपम में देखने को मिली। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। अगली सुर्खी भी नाजरीन हमने रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस से ली है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में फ़लस्तीनी खुद मुख्तारी की हिमायत बताई गई है। लेबनान और शाम के लिए मुआवजे का मुतालबा किया गया है और साथ में अमेरिका, अर्जेंटीना, कनाडा, इसराइल, माइक्रोनेशिया, नाउरू और पलाऊ का मुखालफत में वोट देखा गया। और साथ में लेबनान के जो नुमाइंदा हैं उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बैंक और दीगर जगहों पर अपने मुल्क के हामियों का शुक्रिया भी अदा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और मालियाती कमेटी ने 2 करारदादों को इसमें मंजूरी दी है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। अगली सुर्खी भी नाजरीन हमने ली है रोजनामा हमारा समाज से। जापानी शाही खानदान की उम्र रसीदा शहजादी का 101 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है। जी हाँ, ये इंतकाल हो गया है 101 साल की उम्र में। दारुल हुकूमत टोक्यो के एक अस्पताल में इनकी मौत हो गई है। और शहजादी यूरेका 1923 में पैदा हुई थी। वो जापानी खानदान की सबसे बूढ़ी रुकन बताई जा रही हैं। टोक्यो के सेंट ल्यूक अस्पताल में हुआ इनका इंतकाल, जहां उन्हें गुज़िश्ता मार्च में महदूद फालिज के 22 अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। और अब देखते हैं अगली सुर्खी नाज़रीन। इसराइली फ़ौज की बर्बरियत जारी है और गज़ा और लेबनान में 42 अफराद शहीद बताए गए हैं। इसराइल ने दमिश्क के रिहायशी इलाके पर भी हमला करके 15 अफराद को शहीद कर दिया है। वज़ारत सेहत के मुताबिक शहरी दिफा के मरकज़ पर इसराइली हमले में 4 पैरामेडिक समेत 6 अफराद शहीद हुए हैं और इसमें खासा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बाज़ावतकारी का काम भी मुसलसल जारी है। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने कल फोन करके रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर जोर दिया कि वो यूक्रेन के साथ बातचीत शुरू करें। तकरीबन 2 सालों में ये उनकी पहली बातचीत थी। 1 घंटे तक जारी रहने वाली फोन पर बातचीत में शोल्ज़ ने यूक्रेन से रूसी फौजियों के इनखला का मुतालबा भी किया और यूक्रेन के लिए जर्मनी की हिमायत जारी रखने का इरादा किया। शोल्ज़ ने यूक्रेन के खिलाफ शुमाली कोरिया के फौजियों की तैनाती को एक संगीन मसला करार दिया और कहा कि इससे तनाज़े में तोसी होगी। साथ ही पुतिन ने जर्मन चांसलर से कहा कि यूक्रेन के तनाज़े के खात्मे के लिए मुमकिन मुआहदों में रूसी सलामती के मफादात को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। इसे नई इलाकाई हकीकतों पर मबनी होना चाहिए और तनाज़ात की बुनियादी वजूहात का तस्फिया चाहिए। पुतिन ने जर्मनी को तवानाई के मुआहदे की तजवीज़ भी दी। और भारतीय क्रिकेट टीम ने 4 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका को 135 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। शानदार जीत के साथ ही भारत ने सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। जोहान्सबर्ग में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 1 विकेट पर 283 रन बनाए। भारत ने संजू सैमसन और साथ में तिलक वर्मा के दरमियान 210 रन की शानदार शराकतदारी देखी। इस मैच में संजू सैमसन ने धमाकेदार बैटिंग करते हुए 56 गेंदों में 6 चौकों और 9 छक्कों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 109 रन बनाए। वहीं तिलक वर्मा ने 47 गेंदों का सामना किया और 9 चौकों और 10 छक्कों की मदद से 120 रन की इनिंग खेली।
खवातीन हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और चीन आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट में अब तक दोनों टीमों की कारकर्दगी शानदार रही है। दोनों टीमें अब तक 3-3 मैच खेल चुकी हैं, जिनमें से दोनों ने तीनों मैच जीते हैं। ताहम बेहतर गोल स्कोर की वजह से चीन टेबल में सरे-फहरिस्त है और भारत दूसरे नंबर पर है। आज के मैच में भारतीय खवातीन हॉकी टीम अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए चीन को जीतने से रोकना चाहेगी। और आइए अब देखते हैं मौसम का मिजाज।